सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को देख रहे हैं। आदिकाल हमने पूरा पढ़ लिया था और आदिकाल के विषय में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न, ये भाग है हमारा सातवीं हमारी क्लास है और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है जो मैंने आपको बार बार बता दिया है। पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न नाम से हमने एक अलग प्लेलिस्ट हमारे YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर बनाई है। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 7 के हमारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो देखिए 1 नंबर आज का हमारा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न देखिए, यहाँ पर है, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? ऑप्शन ए शंभु, बी अमीर खुसरो, सी अब्दुल रहमान, डी पुष्पदंत। तो कौन इनमें से शंभु, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत में से कौन कवि आदिकाल के अंतिम चरण का सुप्रसिद्ध कवि है? तो इसका उत्तर आप लगाइए। देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि, एक तो आदिकाल के और आदिकाल के भी अंतिम चरण के और फिर सुप्रसिद्ध। तो शंभु तो नहीं है, शंभु तो आरंभिक काल अपभ्रंश के कवि हैं, पहले कवि हैं। पुष्पदंत भी, और अब्दुल रहमान जो है वो आदिकाल के मध्य के कवि हैं, अपभ्रंश के कवि। तो ऑप्शन होगा बी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के कवि, क्योंकि अमीर खुसरो का जन्म होता है 1253 ईस्वी को और आदिकाल की सीमा शुक्ल जी के अनुसार 1318 ईस्वी या विक्रमी संवत में अगर बात करें तो 1375 विक्रमी संवत है। तो आदिकाल के सीमा के जो अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं वो अमीर खुसरो जो है वो ठहरते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। चलिए 2 नंबर हमारा प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि है? ऑप्शन ए आधुनिक काल, बी रीतिकाल, सी आदिकाल, डी भक्तिकाल। तो किस काल से संबंधित हैं? तो बिल्कुल आसान है, आपने उत्तर लगा लिया होगा। अमीर खुसरो जो है हिंदी साहित्य के ऑप्शन सी आदिकाल से संबंधित जो है कवि है। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि भी हम कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 3 देखिए, प्रश्न 3 है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन आदिकाल में खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन? तो देखिए इसका उत्तर आपने लगा दिया होगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो। खड़ी बोली को हिंदी में काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली में सृजन करने वाले प्रथम कवि जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, उसके लिए आप हमारी जो लौकिक साहित्य की क्लासेज है, लौकिक साहित्य हिंदी साहित्य का इतिहास हमारी प्लेलिस्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसमें लौकिक साहित्य में जब आप जाएंगे 18 से 23 नंबर क्लासेस तक, इसमें हम अमीर खुसरो, विद्यापति, जो भी लौकिक साहित्य, संदेश रासक, प्राकृत, पेंगलम और सभी के विषय में हमने विस्तार से पढ़ा है। तो उसमें आप
पढ़ सकते हैं विस्तार से। तो काव्य सर्जन करने वाले, खड़ी बोली को काव्य का विषय बनाने वाले सबसे पहले अमीर खुसरो आदिकाल में। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास जो है किस कवि ने किया? ऑप्शन ए शंभू, बी जगनीक, सी अमीर खुसरो, डी कुंभन दास। तो किसने जो है मुकरियां सबसे पहले लिखी? मुकरी होता क्या है? देखिए मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास, तो आप इसका आंसर लगाइए, मैं बताता हूं इसका उत्तर। देखिए चौथे क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। पहलियां मुकर्रियां ये लिखी अमीर खुसरो ने, तो ऑप्शन सी आंसर होगा अमीर खुसरो। देख लेते हैं एक जैसे क्वेश्चन, इकट्ठी अंत में व्याख्या देखेंगे। 5वां हमारा प्रश्न देखिए, आदिकाल में पहेलियां मुकर्रियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी हेमचंद्र, सी शंभू, डी विद्यापति। तो बिल्कुल आसान, आपको पता लग गया है इसका। 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। तो पहेलियां और मुकर्रियों की रचना करने वाले कवि जो थे वो ऑप्शन ए अमीर खुसरो थे। आदिकाल में देखिए मुकर्रियां, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन हमारा, जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रजब और डी मलिक मोहम्मद जायसी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ब्रज भाषा में लिखी गई है, और उत्तर इसका देखिए ऑप्शन ए अमीर खुसरो जो है इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो विस्तार से हमने अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकर्रियां और ये पंक्तियां पढ़ी हैं। अमीर खुसरो की के विषय में जब हमने क्लासेज में पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ ज़्यादा विस्तार से चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो। तो देखिए 7वां हमारा क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए उनकी पहेलियां, मुकर्रियां और 2 शकुने। यहाँ शकुने होता है, 2 शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन 2 है उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। ऑप्शन 3 है उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। और ऑप्शन 4 है उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो कौन सा कथन जो है वो तथ्य जो है वो सही नहीं है? सबसे पहले इसका उत्तर देखते हैं। देखिए दोबारा से तथ्य देखते हैं। ऑप्शन ए उनकी पहेलियां, मुकर्रियां और 2 शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। तो ये तथ्य सही है, हमें देखना है सही नहीं है। जो तथ्य गलत है वही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन 2 देखिए, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। तो बिल्कुल खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले पहले आदिकालीन कवि जो है वो अमीर खुसरो है, और काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी खड़ी बोली, बिल्कुल सही है। और तीसरे, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। लौकिक कवि हैं, मनोरंजन के लिए पहेलियां, मुकर्रियां रची हैं उन्होंने। जो जनमानस है उसके विनोद के लिए काव्य रचना उन्होंने की है। इसीलिए खुसरो को हम रखते हैं लौकिक साहित्य में। लोक का साहित्य है उनका साहित्य, तो उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, बिल्कुल सही है यह भी कथन। और उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, बिल्कुल भी नहीं, यह तथ्य ही गलत है। धर्मोपदेश देना जो है
उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य जन का, जनजीवन का और लोक का मनोरंजन करना था। तो चलिए देखिए कुछ कथन। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 4। यह कथन तथ्य जो है वो सही नहीं है और यही हमारा उत्तर है। देखिए खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। खुसरो ने, दूसरा कथन बाबू गुलाब राय का है, खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान है। वे सही अर्थों में जन कवि थे। तो बाबू गुलाब राय का यह कथन है खुसरो के बारे में। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर हमारा प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकर्रियों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए देखिए, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना और मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। ऑप्शन डी कोई उद्देश्य नहीं। अमीर खुसरो की पहेलियों एवं मुकर्रियों का क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर आप लगाइए इसका। चलिए देखते हैं इसका आंसर भी। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकर्रियों का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन होगा सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। मनोरंजन करना और लोक व्यवहार की शिक्षा देना, यह अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकर्रियों का उद्देश्य था। देखिए ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, यह चंदबरदाई का उद्देश्य था। चंदबरदाई का उद्देश्य था जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। पृथ्वीराज रासों की रचना की थी, यह चंदबरदाई का उद्देश्य था, खुसरो का उद्देश्य नहीं था। अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन करना, यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, यह तो सारंगधर का उद्देश्य था। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। अब यहाँ पर जो खुसरो की पहेलियां हैं, मुकर्रियां हैं, 2 शकुने हैं, उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। देखिए खुसरो की पहेलियां देखिए, एक थाल मोतिन से भरा, एक उदाहरण यहाँ हमारे सामने है, उदाहरण। बाकी तो उदाहरण जो हैं हम खुसरो के बारे में जब हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है हमने क्लासेज में, उन वीडियोस में आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण उनमें दिए गए हैं। एक थाल मोतिन से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चहूं और यह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यह एक पहेली है खुसरो की। तो इसका उत्तर देखिए, उत्तर क्या होगा इसका? एक थाल मोतिन से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। मोतियों से भरा हुआ एक थाल है और औंधा धरा हुआ है सबके सिर पर, चहूं और यह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा आकाश। रात्रिकालीन जो आकाश है जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, तो एक थाली के रूप में सबके ऊपर औंधा धरा हुआ है, तारे जो है मोती हैं और चहूं और यह थाली फिरे लेकिन मोती एक भी नहीं गिर रहा है, तो आकाश होगा इसका आंसर। देखिए मुकर्रियां, खुसरो की मुकर्रियां से यहां अर्थ क्या है? देखिए सबसे पहले तो मुकर्रियां का अर्थ होता है मुकरना। यहां देखिए मुकरना, कैसे मुकरना? खुसरो ने बहुत सारी मुकर्रियां भी लिखी और मुकर्रियों का अर्थ होता है मुकर्रियां 3-4 पंक्तियां होती है। जैसे देखिए, वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब यहां जो है चौथी पंक्ति में 1, 2, 3 और 4 यहां आकर ना मुकर गई है। चौथी पंक्ति में आकर मुकरना मना कर दिया कि सखी साजन दूल्हे की बात कर रही थी, लेकिन अंत में आकर मुकर गई कि नहीं, मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ। वह आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो ये मुकर्री है, मुकर कर दूसरी वस्तु को यहाँ रख दिया गया है कि, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु को तभी रखा जा सकता है जब दोनों के लक्षण एक जैसे हों।
यहाँ दूल्हे और ढोल में कोई फर्क नहीं है। दूल्हा भी वैसा ही है जैसा ढोल है, वह आवे तो शादी होए। लक्षण दोनों के देखिए, दूल्हा भी आएगा तभी शादी होगी, ढोल भी आएगा तभी शादी होगी। उस बिंदु जा और न कोई, देखिए वर तो है, दूल्हा तो है, वो सब में अलग है, और ढोल भी उसकी तो अपनी रंगत है। देखिए मीठे लागे वाके बोल, ढोल जब बजता है तो मीठा लगता है। दूल्हे की बातें भी अच्छी लग रही हैं। ए सखी साजन ना सखी ढोल, तो दूल्हे की बात नहीं है यहाँ पर, ढोल की बात है। तो ढोल और दूल्हे में कोई फर्क नहीं है, दोनों के एक जैसे लक्षण आ रहे हैं। तो यह लास्ट में अंत में जो है यहाँ पर मुकर गई है कि नहीं सखी साजन की नहीं, ढोल की बात कर रही हूँ। तो ये मुकर्रियाँ लिखी, बहुत सारी मुकर्रियाँ। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। देखिए मुकर्री उदाहरण 2 पहले नोट कर लिया था मैंने। उछल कूद कर वह जो आया, धरा ढका सभी कुछ खाया, दौड़ झपट जा बैठा अंदर, ए सखी साजन न सखी बंदर। ए सखी साजन की नहीं, बंदर की बात कर रही हूं। अब बंदर और साजन में भी लक्षण एक जैसे आ रहे हैं, तो तभी तो ये दोहरे अर्थ से एक अर्थ जो है अलग निकल रहा है। देखिए अंत में मुकर गई है, यहाँ पर तो हमें साजन ही समझ में आ रहा था और ये बंदर हो गया है। ठीक है, तो ये है मुकर्रियाँ। मुकरी लिखते थे और लोग जो है बड़े पसंद करते थे, जनमानस में बड़ी ही प्रचलित थी खुसरो की मुकर्रियाँ। अब 2 सखुना देखिए, 2 सखुना। सखुना से अभिप्राय देखिए बातचीत है। क्या अर्थ है? बातचीत, बातचीत कह लो, वार्तालाप कह लो, कथन कह लो। तो यह 2 सखुने से अर्थ है कि 2 कथन है और उनका जो है अर्थ एक ही आ रहा है। 2 सुखना से प्राय 2 कथनों में कही गई एक ही बात, एक ही बात है। ये 2 कथन एक ही भाषा के भी हो सकते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं के भी। जैसे पानी क्यों न भरा, पानी क्यों न भरा, हरा क्यों न पहना। देखिए दोनों का उत्तर एक होगा, पानी क्यों न भरा और हरा क्यों न पहना। दोनों का उत्तर क्या है? घड़ा न था, घड़ा न था। देखिए पानी क्यों न भरा, क्योंकि घड़ा न था, और हरा क्यों नहीं पहना, क्योंकि घड़ा न था। अब यहां जो है घड़ा न था, ये घड़ा तो है बर्तन मिट्टी का जिसमें हम पानी भरते हैं। पानी क्यों न भरा, ये घड़ा नहीं था, मिट्टी का वो बर्तन नहीं था। और हरा क्यों न पहना, ये घड़ा नहीं था। घड़ा, यहां पर घड़ा का अर्थ है निर्माण नहीं हुआ था। जो भी हरे कोई चीज जो पहनने वाली थी, सूट था, कोई वस्त्र था, आपका कुछ भी था, या कोई हार था, या कोई जो भी चीज थी, उसका निर्माण नहीं हुआ था। तो देखिए घड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा क्यों, अगला देखिए घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों, इसका भी वही है। देखिए फेरा न था, इसका उत्तर जो है फेरा न था, फेरा न था। यहाँ घोड़ा अड़ा क्यों, घोड़े को जो है फेरा नहीं था, यानी कि घुमाया नहीं था, फेरी नहीं लगाई थी उसकी, उसे घुमाया नहीं। और पान सड़ा क्यों, और पान को भी फेरा नहीं था, यानी कि घुमाया नहीं था, तो वो सड़ गया। अब अगला देखिए, ये तो 1 नंबर उदाहरण, ये 2 नंबर उदाहरण, ये 3 नंबर। देखिए सखुना है ये। पंडित प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। पंडित तो क्यों प्यासा है और गधा जो है वो उदासा क्यों है, तो क्या कारण है? दोनों का उत्तर एक ही होगा। इनके पीछे कारण ये था कि लोटा न था। लोटा एक बर्तन है, वो नहीं था, इसलिए पंडित प्यासा था, उसके बिना कैसे पानी पीता। और गधा जो है वो लोटा नहीं था। लोटा क्यों, कहाँ नहीं था? मिट्टी में वो लोट नहीं मारा था, लोटा नहीं था, इसलिए वो उदासा था। क्योंकि गधा तो मिट्टी में लौटता है, दिन में 1 आध 2 बार तो जरूर लौटता है, तो फिर उसका जो है वो मन जो है आनंदित रहता है। यहाँ उदासा हो गया क्योंकि आज लौटा ही नहीं था वो। तो ये थे 2 शकुना, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए। अब
एक और जो है मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। खुसरो ने एक नई विद्या भी चलाई थी, और वो क्या थी? निस्बत। जब हम बात खुसरो की कर रहे हैं, खुसरो के बारे में क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एक दो चीजें और जान लीजिए। निस्बत का अर्थ होता है तुलना या संबंध। देखिए उदाहरण इसके हम देख लेते हैं। एक अलग से पेज यहां पर लेते हैं हम। एक नई विधा जो चलाई खुसरो ने, वो थी निस्बत, जिसका अर्थ होता है तुलना या संबंध। ठीक है, और पहले की तरह ही ये होता है। इसका उदाहरण देखिए। एक नई विधा चलाई थी खुसरो ने, निस्बत इसका नाम था, जिसका अर्थ है तुलना या संबंध। उदाहरण एक देखिए इसका। आदमी, उत्तर एक ही होगा। देखिए, आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? समानता क्या है, क्या निस्बत है? दूसरा उदाहरण देखिए। कॉमन क्या है, मतलब दोनों में? बादशाह व मुर्गे में क्या निस्बत है? दोनों में क्या समानता है, क्या साम्य है? कॉमन चीज क्या है? आदमी और गेहूं में क्या निस्बत है? बादशाह व मुर्गे में क्या निस्बत है? तो देखिए, आदमी और गेहूं में इसका उत्तर देखिए। उत्तर है बाल। आदमी के भी बाल होते हैं सिर पर, और गेहूं में भी बालियां हैं, बाल है। इसका उत्तर देखिए। बादशाह व मुर्गे में क्या निस्बत है? बादशाह व मुर्गे में निस्बत है ताज। बादशाह के भी ताज है और मुर्गे के भी ताज है, आदमी के भी बाल है और गेहूं के भी बाल है। अब मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा, आपका समय लूंगा मैं थोड़ा सा। एक प्रश्न हम और देखते हैं। खुसरो ने एक तो ढकोसला चलाया, ढकोसला चलाया और अनमेलियां भी चलाई। अनमेलियां, मेल ना हो बातों का, एक ढकोसला इन्होंने चलाया। ये भी दो विधाएं जो है, इसका अर्थ क्या है? ढकोसले और अनमेलियां जैसे बिना सिर पैर की ऊल जलूल बातें, ऊल जलूल बातें करना, आडंबर करना, दिखावा करना, व्यर्थ की बातें, ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन लोग को आनंद देती हैं, समाज के मनोविनोद का कारण बनती है। उदाहरण देखिए, ढकोसले का उदाहरण सबसे पहले हम देखते हैं। खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, और चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, तू बैठी ढोल बजाए। अब यह ढकोसला है, क्या अर्थ है इसका? खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। देखिए, इस ढकोसले के विषय में एक किंवदंती है जो बहुत प्रचलित है कि एक बार जो है अमीर खुसरो कहीं जा रहे थे और कुएं पर 4 पनिहारिन जो है पानी भर रही थी। 4 स्त्रियां पानी भर रही थी और पानी भरने वाली को पनिहारिन या पनिहारी कहते हैं। और खुसरो को लगी थी प्यास। खुसरो उनके पास पानी पीने चले जाते हैं और एक स्त्री उन 4 स्त्रियों में से खुसरो को पहचान लेती है। भाई ये तो है अमीर खुसरो।
और खुसरो जो है वो आंसू कवि हैं। आंसू कवि मतलब कोई शब्द दे दो तो वो हाथ के हाथ ही उसकी कविता बना के तैयार कर देता है। वो योग्यता होती है आंसू कवि में। कोई भी आप शब्द बोल दो कि इस पर कविता बनाइए तो वो तुरंत ही कविता बना देता है। यहाँ हुआ ये था कि एक औरत उनमें से पहचान गई कि ये खुसरो है और आंसू कवि है खुसरो, उसे ये भी पता था। तो कोई भी शब्द देते ही वो कविता बना देते हैं। तो खुसरो को उन स्त्रियों ने कहा कि तुम आंसू कवि हो और तुम हमें कविता करके सुनाओ, फिर हम जो है तुम्हें पानी पिलाएंगे। तो चारों स्त्रियों ने, 4 स्त्रियां थी, चारों स्त्रियों ने 4 शब्द दिए। 4 शब्द दिए। एक ने, पहली स्त्री ने खीर शब्द दिया, खीर शब्द कहा। दूसरी ने चरखा कह दिया, तीसरी ने कुत्ता कह दिया और चौथी ने ढोल कह दिया। ये 4 शब्द उन्होंने कहे और 4 शब्दों से यह ढकोसला जो है वो तैयार किया हमारे अमीर खुसरो ने। खीर पकाई जतन से और चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। तो यह ढकोसला बिना सिर पैर की बातें, जो उल जलूल बातें, व्यर्थ की बातें, अनमेलियां भी रची। अनमेलियां मतलब है जिनका कोई मेल नहीं होता है, कहीं पर भी तुलना, कुछ भी नहीं। देखिए अनमेलियों का उदाहरण मैं बताता हूं आपको। गोरी के नैन, ये अनमेली है, ऐसे बड़े। गोरी के नैन ऐसे बड़े, गोरी के नैन ऐसे बड़े, कैसे बड़े? जैसे बैल के सींग। अब बताइए गोरी के नैन और बैल के सींग का क्या मेल है? कोई तुलना हो सकती है क्या सींग के आकार की और गोरी के नैन के? लेकिन अनमेलियां यहां पर देखिए मनोरंजन करना, हास्य के लिए रची गई है। गोरी के नैन ऐसे बड़े, अब गोरी एकदम प्रफुल्लित हो गई है जैसे बैल की सींग, तो उसकी हवा निकाल दी। तो बस यही था हास्य के लिए। तो ढकोसला, अनमेलियां, निस्बत, इसके अलावा मुकर्री, पहेलियां, ये सब कुछ जो है वो उन्होंने रची। उल्टबासियाँ भी कुछ, धरती भर से भीगे पानी वाली बात है, ढकोसले का रूप है। देखने सुनने में बातें उल जुलूल लगती है लेकिन गहन अर्थ जो है वो छिपा हुआ। तो ढकोसला, अनमेलियां, सुखने, ये रचे खुसरो ने। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा हो गया, इसका व्याख्या में हमने 9 नंबर हमारा प्रश्न देखिए। क्या प्रश्न है? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन बही चहूं देश। अमीर खुसरो ने किसके देहांत पर यह दुआ कहा था? ऑप्शन 1 है निजामुद्दीन औलिया, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया। 2 नंबर ऑप्शन है मुइनुद्दीन चिश्ती, 3 नंबर शेख फरीद और 4 बुल्ले शाह। तो गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन बही चहूं देश। तो अमीर खुसरो ने किसके निधन देहांत पर यह दोहा कहा था? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आप इसका उत्तर लगाइए वीडियो को पॉज करके, मैं आपको इसका उत्तर बता रहा हूं। तो निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, निजामुद्दीन औलिया। क्यों कहा निजामुद्दीन औलिया के देहांत पर? हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो, निजामुद्दीन औलिया जो है चिश्ती संप्रदाय के संत थे पहले। तो ये देखिए हजरत निजामुद्दीन औलिया। और औलिया जो है वो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे किसके? खुसरो के। खुसरो के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और खुसरो ने 7 बादशाहों का शासनकाल देखा था, बलबन, मुहम्मद, केकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी,
ये नाम तो मेरे रटे हुए हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया, क्लास में लिखवाए हुए भी हैं। तो 7 सुल्तानों का समय देखा था खुसरो ने। बलबन के यहाँ आए थे, नौकर बनकर आए थे, योग्यता इतनी थी कि राज कवि हो गए। राजकुमार के काव्य विनोद सिखाने के लिए नौकर रखे गए थे, लेकिन बड़े योग्य थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, आध्यात्मिक शिष्य थे। उनके खानकाह में जाकर कव्वालियाँ गाते थे और जो है लोग मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनते थे। सुबह दिन में तो दरबार में मुकर्रियाँ, पहेलियाँ और लोग का मनोरंजन करते थे, और रात को जो है निजामुद्दीन औलिया, हज़रत निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के खानकाह में जाकर जो है बड़ी ही मधुर आवाज़ में जो है कव्वालियाँ गाते थे। तो औलिया जो है खुसरो को बहुत प्यार करते थे और तुर्क कहकर बुलाते थे। तुर्क की उपाधि दी थी किसने? औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने, जो इनके जो है खुसरो के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे, बहुत प्यार करते थे और औलिया खुसरो से, और कहते थे कि जब भी क़यामत का दिन होगा, जब मौत आएगी और खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में रहकर जो तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, तो वो कहते हैं औलिया कि मैं तुर्क यानी कि अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा कि यह मेरी उपलब्धि। तो खुसरो औलिया की जो निधन होता है उसके बाद जो है खुसरो ये दोहा कहते हैं, और कहते हैं कि इसके तुरंत बाद ही खुसरो का भी प्राणांत हो जाता है। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न देखिए, 10वां हमारा क्वेश्चन है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने कहा कि खुसरो का लक्ष्य तो जनता का मनोरंजन था पर कबीर जो थे वो धर्मोपदेशक थे? तो यह कथन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उत्तर देखिए ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए खुसरो का लक्ष्य, ये क्लास में पढ़ाए हुए वही नोट्स है, उसी की कॉपी है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला खुसरो के बारे में जो है क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। 11वां हमारा प्रश्न देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 नंबर ऑप्शन विकल्प जो है मिश्र बंधु, और 4 नंबर राहुल सांकरत्यायन। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। तो उत्तर आप लगाइए, मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप पॉज करके उत्तर आराम से लगा सकते हैं। देखिए सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन है ऑप्शन 4 राहुल सांकरत्यायन। राहुल सांकरत्यायन के बारे में आपको पता ही होगा, उन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहा है। तो यहाँ आप ये नाम देखकर भी उत्तर लगा सकते हैं। आगे चलिए 12वां हमारा प्रश्न देखिए, प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन 1 खड़ी बोली, 2 मारवाड़ी, 3 ब्रजभाषा, 4 अवधी। तो 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा? प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? तो ऑप्शन होगा 3। उत्तर इसका है विकल्प 3 ब्रजभाषा। पिंगल अपभ्रंश में ब्रजभाषा के शब्दों के मेल की जो शैली है वो पिंगल शैली है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर हमारा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? ऑप्शन ए शांत, बी हास्य, सी करुण, डी वीर। तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर लगाइए। ऑप्शन ए है शांत, बी हास्य, सी करुण, डी वीर रस।
तो कौन सा रस है? तो देखिए इसका उत्तर आदिकालीन साहित्य है। वीर गाथा काल नाम रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्यों? क्योंकि ज़्यादा उन्होंने कहा कि वीर गाथात्मक साहित्य इसमें रचा गया। तो प्रमुख रस जो है वो वीर रस, ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। ज़्यादा जो वीर काव्य इसमें रचा गया और वीर रस प्रधान ही ये है। हालांकि बाद में कुछ विद्वान कहते हैं कि जो वीर गाथात्मक रचनाएं हैं वो बाद के काल की जो रचनाएं हैं, लेकिन अभी तक सर्वमान्य वीर काल इस जो साहित्य का प्रमुख रस था। 14वां हमारा प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल और डी अवधी। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल में कौन सी ज़्यादा भाषा का प्रयोग हुआ? देखिए खड़ी बोली तो आधुनिक काल की भाषा है। हालांकि खुसरो ने इसका प्रयोग किया, लेकिन खुसरो तो एक कवि हैं, बहुत सा रचा गया है साहित्य, और उस साहित्य में जो भाषा होगी वही आदिकाल की भाषा होगी। एक दो कवियों के रचने से, जैसे आधुनिक काल में सभी ने खड़ी बोली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया काव्य में। तो अवधी और ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल, तो कौन सी भाषा है आदिकाल की? तो उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन, इसका आंसर होगा आदिकाल की भाषा है ऑप्शन सी डिंगल और पिंगल। ब्रज भाषा और अवधी को हम भक्ति काल की भाषा मानते हैं। ब्रज भाषा और अवधी में भक्ति काल में बहुत अच्छा साहित्य जो है वो रचा गया। ब्रज भाषा रीतिकाल की भाषा भी है और डिंगल पिंगल जो है वो आदिकाल की भाषा है। खड़ी बोली आधुनिक काल की। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ऑप्शन होगा सी इसका आंसर। 15वां हमारा क्वेश्चन देखिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ माने आदिकालीन साहित्य, क्योंकि रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए थे, तो यहाँ पर किस भाषा में लिखे गए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 14वां था। खड़ी बोली, ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी डिंगल पिंगल। अलग परीक्षा में पूछा गया है, थोड़ा सा परिवर्तित क्वेश्चन है। ऑप्शन वही है, केवल ABCD बदल दिया गया है, जगह बदली है विकल्पों की, वही विकल्प है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी डिंगल और पिंगल। तो उत्तर लगाइए इसका आप, हम इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए रासो ग्रंथ जो हैं, उत्तर होगा ऑप्शन डी डिंगल और पिंगल शैली में लिखे गए। भाषा कहना तो गलत होगा, ये एक शैली है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी ग्रंथ में लिखा है कि कुछ विद्वानों ने डिंगल और पिंगल को भाषा कहा है, जबकि ये भाषा नहीं है, ये शैली है काव्य रचना की। खड़ी बोली आधुनिक काल की भाषा है। ब्रज भाषा और अवधी जैसा कि पहले बताया भक्ति काल, और ब्रज भाषा रीतिकाल में, डिंगल पिंगल आदिकाल में। रासो ग्रंथ लिखे गए डिंगल पिंगल, समझ लेते हैं डिंगल शैली। जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो वह शैली जो है डिंगल शैली कहलाती थी। काव्य रचना में अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग, तो वह शैली कौन सी कहलाती थी? डिंगल शैली कहलाती थी। इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग होता था, तो ये थी डिंगल शैली। अब पिंगल शैली समझिए। जब अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था, वहां अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो रहा है डिंगल में, यहाँ अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हो तो वह पिंगल शैली कहलाती है। इसमें कोमलकांत पदावली का ही अधिक प्रयोग किया जाता था। युद्धों में वो प्रयोग होती थी और प्रेम काव्य में यह प्रयोग होती थी। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, 16वां हमारा प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए है सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, विकल्प सी जो तीसरा विकल्प है जैन साहित्य, और डी रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, चारों ही साहित्य की काव्य धाराएं आदिकालीन हैं। आदिकालीन में ये चारों विकल्प जो है साहित्य के रचे गए हैं। और चारण साहित्य किसे कहेंगे? तो आप इसका आंसर लगाइए। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा सकते हैं, मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ।
चारण साहित्य 16वां हमारा क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, रासो साहित्य का। रासो साहित्य यानी कि वीर गाथात्मक साहित्य। चारण साहित्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो राजाओं के दरबार में आश्रय में रहने वाले कवि थे वो अधिकतर चारणों के द्वारा जो है वो अपने आश्रयदाता शासक की प्रशंसा में रचित साहित्य था रासो साहित्य। और ये चारण और भाटों के द्वारा रचित था, इसलिए इसे कहा चारण साहित्य। चारण साहित्य किसने कहा? एक तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को नाम दिया चारण काल, और इससे पहले एक जोड़ दिया संधि काल। ये हुआ आदिकाल का नाम। एक ग्रियर्सन ने भी पहले काल जिसमें ये रासो साहित्य या वीर गाथात्मक साहित्य रचा गया, चारण काल नाम दिया। चारणों के द्वारा रचित, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रचित साहित्य जो था वो वीर गाथात्मक रासो साहित्य था, और इसी के कारण कुछ विद्वान इसे चारण काल और उनके द्वारा रचित साहित्य को चारण साहित्य का नाम देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां हमारा प्रश्न है, ये 16वां हमारा क्वेश्चन था, ये सब मिटाना था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? ऑप्शन ए, जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन हो रहा था। ऑप्शन बी, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य। ऑप्शन सी, निर्गुण की उपासना। ऑप्शन डी, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आप इसका आंसर लगाइए, देखते हैं इसका उत्तर। देखिए ऑप्शन ए क्या है, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन क्या हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था आदिकालीन साहित्य में। तो किस प्रकार का लिखा जा रहा था? तो यही विकल्प सही होगा हमारा, ऑप्शन ए। 17वें का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो है वो चारण थे, साहित्यकार राजाओं के दरबार में आश्रय में रहते थे और आश्रयदाता की प्रशंसा करके ही वो जो है अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। तो उनका कार्य, और यही सब रीतिकाल में भी हो रहा था, और यही जो बात है वो आदिकाल में है। हालांकि रीतिकाल में रीतिपर काव्य है और वहाँ जो है वीर काव्य लिखा गया है। इसके अतिरिक्त लौकिक साहित्य भी लिखा गया है। जन का साहित्य विद्यापति ने लिखा, और विद्यापति आश्रय में रहकर भी रच रहे थे, कीर्ति लता कीर्ति पताका। कृष्ण भक्ति आधारित काव्य जो है वो नहीं लिखा गया है। निर्गुण की उपासना भी, ये सब भक्ति काल के लक्षण हैं। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित यानी कि बहुत ज़्यादा जिसमें कल्पना का शुमार किया जाता है, तो वो साहित्य लिखा जा रहा था आदिकाल में। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। 18वां हमारा प्रश्न देखिए, वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? रासो काव्यों में जो विषय वर्णित नहीं है वह हमें बताना है। ऑप्शन ए, विकल्प ए, आश्रयदाता का अतिरंजनापूर्ण वर्णन। बी, इतिहास और कला का सम्मिश्रण। सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। डी, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो कौन सा एक जो है आदिकालीन रासो काव्यों का लक्षण नहीं है? तो आप इसका उत्तर लगाइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का हम उत्तर देख लेते हैं कि रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए, आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन बिल्कुल आदिकाल में ही मिलेगा। इतना अतिरंजनापूर्ण वर्णन मिलता है कि जो है ऐतिहासिकता खत्म हो गई है। इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण बिल्कुल सही, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण इसमें मिलता है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन ये नहीं है। कृष्ण लीला का प्रतिपादन सूर आदि कवियों के, सूर, मीरा, रसखान आदि कवियों के कविताओं में मिलता है जो कि भक्तिकालीन है। और युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन बिल्कुल जो चारण थे, जो आश्रयदाता राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि थे, वो स्वयं जो है
तलवार के धनी भी थे, वो युद्धों में स्वयं जाते थे और इसी के कारण वहाँ पर रासो काव्यों में युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन हमें मिलता है। 18वां क्वेश्चन ऑप्शन सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन जो है रासो काव्यों में नहीं हुआ है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कालक्रम का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? ऑप्शन ए बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। बी पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। सी खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो। और डी हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो। देखिए काल क्रमानुसार सही है कौन सी श्रेणी? ये रासो काव्यों में बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैंने केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ लिया है क्योंकि आपको रासो ग्रंथों का काल क्रम सही से याद होना चाहिए और इसीलिए इसी को संकेत करते हुए मैंने एक प्रश्न यहाँ पर रखा है। पूछे गए बहुत प्रश्न हैं, ग्रंथ भी यही हैं। कई बार इसमें परमाल रासो जोड़ दिया जाता है, कई बार विजयपाल रासो। तो देखिए कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। उत्तर देख लेते हैं, आप इसका आंसर आराम से लगाइए, वीडियो को पॉज करके लगाइए। ऑप्शन ए बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। अब इनके सन लिख लेते हैं। बिसलदेव रासो का रचना काल क्या है, यहाँ लिखेंगे। बिसलदेव रासो के ऊपर ही लिख लेते हैं 1155 ईस्वी शुक्ल जी के अनुसार। पृथ्वीराज रासो 1168 ईस्वी से लेकर 1193 ईस्वी ये जीवन काल है पृथ्वीराज रासो के लेखक कवि चंद बरदाई का, और अपने जीवन काल में यही इसने लिखा होगा। हमीर रासो 1357 14वीं शताब्दी और 9वीं शताब्दी खुमान रासो का समय माना जाता है जब शासक चित्तौड़ का खुमान था। खुमान द्वितीय तृतीय 3 खुमान हुए हैं। तो खुमान और खलीफा के अलमामू के युद्धों का वर्णन इसमें खुमान रासो में। तो देखिए ये है इनका मान्य समय। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि खुमान रासो लिखा गया बाद में 16वीं शताब्दी में, राज सिंह तक का वर्णन है। इस हिसाब से पृथ्वीराज रासो भी बाद की रचना हो जाएगी और इस हिसाब से बिसलदेव रासो भी बाद की हो जाएगी। लेकिन हमें यह समय मानना है, यह समय आचार्य शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा ने माना है, तो यह समय हमें मानना है। तो चूंकि यहाँ देखिए अब क्रम मिला लेते हैं हम, तो खुमान रासो जो है वो सबसे पहले आ रहा है। ऑप्शन सी खुमान रासो 9वीं शताब्दी, बिसलदेव रासो 1155, पृथ्वीराज रासो 1168 से 93 जो चंद का जीवन काल है उसी में रचा गया है। तो इनमें से कोई साल फिर भी ये बिसलदेव रासो के बाद में आएगा और 1357 ईस्वी ये हमीर रासो। तो अब आप बताइए ऑप्शन सी सही हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन जिस बोर्ड ने पूछा है उसने इसका आंसर ए माना है जो सही नहीं होगा। अगर हम विद्वानों के मतानुसार इसे 16वीं शताब्दी की रचना खुमान रासो को मान लेते हैं तो फिर तो बिसलदेव रासो भी बाद की रचना हो गई, पृथ्वीराज रासो भी बाद की हो गई, और बाद की क्या है तो अप्रमाणिक ही हो गई, और हमीर रासो भी फिर बाद की हो गई। इसलिए तो मिला ही नहीं है, फिर इस तरह से काम नहीं चलेगा। इसलिए ऑप्शन इसका होगा सी, इसका ऑप्शन सी है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभाई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी, ये सन माना 1212 विक्रमी संवत। ये 1168 से 1193, एक बार फिर बता देता हूँ 1357 हमीर रासो सारंगधर। देखिए अब देखिए रासो रचना, रचनाकार और रचना काल। खुमान रासो दलपत विजय 9वीं शताब्दी सर्वमान्य। बिसलदेव रासो नरपति नालय 1155 ईस्वी 1212 विक्रमी संवत भी कर लीजिए। विक्रमी संवत से 57 घटाने पर 1155 ईस्वी आ जाएगा। ईस्वी सन में 57 जोड़ने पर विक्रमी संवत आ जाएगा। विक्रमी संवत बड़ा है, ईस्वी सन छोटा। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई 1168 से 1193 ईस्वी चंद का जीवन काल है और जीवन काल में ही रचा गया है।
हमीर रासो सारंगधर 1157 1414 विक्रमी संवत, इसका काल मिलता है 1157 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर विजयपाल रासो अगर माने तो विजयपाल रासो जो है वो 11वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पर आप विजयपाल रासो भी कर सकते हैं। नल सिंह भट्ट 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी, ये 12वीं शताब्दी का। और इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप कर सकते हैं एक परमाल रासो भी ऐड कर सकते हैं। परमाल रासो भी 13वीं शताब्दी का है। तो यहाँ हो जाएगा परमाल रासो। जगनिक 13वीं शताब्दी। तो ये है खुमान रासो दलपत विजय 9वीं शताब्दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह क्रम बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 20वां हमारा प्रश्न देखिए। बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नरपति नालय, बी चंद बरदाई, धनपाल जगनीक। तो कौन है बिसल देव रासो के रचनाकार? तो बहुत ही आसान, आप इसका आंसर लगाइए, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। बिसल देव रासो के रचनाकार है नरपति नालय। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 21वां। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में से कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य है? ऑप्शन ए बिसलदेव रासो, बी परमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, जय मयंक जसचंद्रिका, विकल्प डी। तो कौन सा ग्रंथ है प्रेम काव्य है श्रृंगार काव्य है? तो उत्तर इसका आप लगाइए, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। प्रेम काव्य है श्रृंगार काव्य माना जाएगा ऑप्शन ए बिसलदेव रासो को। ये वीर काव्य, ये भी वीर काव्य, ये भी वीर गाथात्मक काव्य है। बिसलदेव रासो, रासो तो लगता है लेकिन ये है श्रृंगार काव्य, प्रेम काव्य। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण्य विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है तो रासो काव्य, लेकिन वर्ण्य विषय जो है वीर रस नहीं है, श्रृंगार रस है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन ए खुमान रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बिसलदेव रासो, डी परमाल रासो। वैसा ही क्वेश्चन है, वही उत्तर है और ऑप्शन सी बिसलदेव रासो इसका आंसर होगा, जो कि एक वीर रस न होकर श्रृंगार रस प्रधान रचना है, बिसलदेव रासो। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 23वां। बिसलदेव रासो प्रधानता काव्य है। ऑप्शन एक वीर, विकल्प दो श्रृंगारी। ये श्रृंगारी ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। त्रुटियां होती रहती हैं, वैसी कोई बात नहीं है, कई बार अपने से भी गलत लिखा जाता है। विकल्प 3 अध्यात्म और 4 भक्ति। तो बिसलदेव रासो प्रधानता काव्य है। कौन सा काव्य है? तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, यह फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया है। तो श्रृंगारी काव्य है, श्रृंगारी। ये वीर काव्य नहीं है। बिसलदेव रासो, रासो लगा हुआ समझ के वीर मत करना, यह है श्रृंगारी काव्य। प्रधान रस देखिए, बिसलदेव रासो का प्रधान अंगी रस जो है वह श्रृंगार है। वियोग व संयोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी चित्रण है। काव्य रूप मुक्तक है और कुल छंद 128 है। 100 पृष्ठों का काव्य है। तो बिसलदेव रासो। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर हमारा प्रश्न देखिए। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की अमान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज रासो, 2 नंबर विकल्प बिसलदेव रासो, 3 नंबर खुमान रासो और 4 विजयपाल रासो। तो कौन से रासो के ग्रंथ के विषय में, किस ग्रंथ के विषय में शुक्ल जी ने कहा कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है? तो देखिए ऑप्शन होगा 2 बिसलदेव रासो। देखिए इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने
गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और ये कथन जो है सभी बहुत विस्तार से हम देख चुके हैं। आप हमारी रासो क्लासेज में बिसल देव रासो जिसमें हमने पढ़ाया है, सभी रासो ग्रंथ हमने विस्तार से पढ़े हैं। प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी साहित्य का इतिहास स्टडी फ्लाई चैनल की, तो वहाँ पर जो है आपको आदिकाल संपूर्ण हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, 25वां हमारा प्रश्न है, बिसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? श्रृंगारिक, आख्यान, गेय, प्रबंध। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है आपके लिए। ऑप्शन ए श्रृंगारिक आख्यान शैली, सी गेय और डी प्रबंध। तो उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? आंसर लगाइए आप इसका। उत्तर मैं आपको बता रहा हूं, बिसल देव रासो शैली है गेय शैली। गेय काव्य है ये। काव्य जो है बिसल देव रासो काव्य न होकर एक गेय ग्रंथ है जिसे गाया जाता था। जो लोग जो है वो गाते थे। श्रृंगार तो इसका रस है, आख्यान शैली नहीं है, प्रबंध नहीं है, मुक्तक काव्य है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिसल देव रासो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, तो मुक्तक काव्य है और गेय है इसकी शैली, इसे गाया जाता था। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, 26वां हमारा प्रश्न है, बिसल देव रासो की नायिका। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य के साथ साथ जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो एग्जाम होते हैं उनमें भी बिसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? राजवती, विकल्प 2 रूपवती, 3 राजमती, रूपमती। क्या था बिसल देव रासो की नायिका का नाम? ऑप्शन ए राजवती, 2 रूपवती, 3 राजमती, 4 रूपमती। तो इसका उत्तर आप लगाइए, मैं आपको उत्तर बता देता हूं। ऑप्शन होगा 3 राजमती। राजमती जो है वो बिसल देव रासो की नायिका का नाम है। नायक बिसल देव और नायिका राजमती। देखिए वैसा ही क्वेश्चन 27 नंबर हमारा प्रश्न है, बिसल देव रास में नायिका का नाम है पद्मावती, राजवती, रत्नावली और चित्रावली। तो क्या है? ऑप्शन 2 हो जाएगा राजमती। ये क्वेश्चन है हमारा 28वां, बिसल देव रासो में बिसल देव की पत्नी कौन है? नायिका की जगह पत्नी है, बात वही है। राजमती, रूपवती, रूपमती, नागमती, ज्ञानमती। नागमती तो है पृथ्वीराज रासो में। अब देखिए राजमती, ये ऑप्शन ए हो गया। अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए ये प्रश्न हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। पत्नी थी बिसल देव की वो राजमती और वही इस रासो की नायिका भी है। बिसल देव रासो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, नायक कौन है? अजमेर का चौहान राजा बिसल देव तृतीय कहते हैं और इसे ही कहते हैं हम विग्रह राज चतुर्थ। अगर विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव तृतीय पृथ्वीराज चौहान के अंकल थे और ये वही थे बिलासपुर बसाने वाले, और 2.5 दिन का वो सरस्वती पाठशाला और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। तो नायिका कौन है? मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती यहाँ की नायिका है। बिसल देव ने ही तोमरों से दिल्लिका या दिल्ली जीती थी। तो बिसल देव तृतीय बहुत ही प्रसिद्ध चौहान वंश के शासक, उन्हीं के नाम पर नरपति नाले ने बिसल देव रासो और ललित विग्रह राज नाटक सोमदेव इनका कवि। चलिए आगे 29वां हमारा क्वेश्चन देखिए, राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? राजमती से रूठकर कुछ भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते हैं। जब हम रासो वगैरह ये पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चनों के माध्यम से आप देखिए कितने जो है स्थान का नाम पूछ लिया गया। राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि राजमती से रूठकर बिसल देव उड़ीसा कितने समय के लिए गया था? वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए राजमती से रूठकर बिसल देव कहाँ गया था? ऑप्शन ए कर्नाटक,
बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु, डी आंध्र। तो मैंने उत्तर आपको पहले ही बता दिया, तो उड़ीसा इसका उत्तर होगा। राजमती से रूठकर बिसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। ये देखिए, शुक्ल जी के अनुसार बिसलदेव रासो घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। इसमें दो ही घटनाएं हैं। विस्तार से समझाने के लिए मैंने ये नोट्स यहाँ रखे हैं, क्लास के नोट्स हैं, वही कॉपी करके मैंने यहाँ रख लिए हैं, दोबारा नहीं लिखा है। बिसलदेव का विवाह व रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करने की घटना, ये सब हम क्लास में पढ़ चुके हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिसलदेव रासो घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक काव्य है। दो ही घटनाएं इसमें केवल हैं। बिसलदेव का विवाह होता है राजमती के साथ और राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान करने की घटना। बिसलदेव रासो 4 खंडों में रचित ग्रंथ है। थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ बिसलदेव रासो के बारे में, थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 मिनट। प्रथम खंड 4 खंडों में है। प्रथम खंड देखिए, राजा बिसलदेव का राजमती से विवाह होता है। राजमती है भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री है राजमती, जो कि मालवा का शासक था और बिसलदेव की पत्नी है और बिसलदेव रासो की नायिका भी है। द्वितीय खंड देखिए, बिसलदेव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान है, 1 वर्ष तक प्रवास। ये माना है शुक्ल जी ने। 1 वर्ष का प्रवास किसने माना है? शुक्ल जी ने। आगे देखिए, बिसलदेव रासो में 12 वर्षों तक राजा बिसलदेव के उड़ीसा प्रवास का वर्णन मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट होगा आपके लिए, कि बिसलदेव रासो में कितने वर्षों का प्रवास मिलता है बिसलदेव का उड़ीसा में? तो 12 वर्षों का। शुक्ल जी ने कितना माना? 1 वर्ष माना। आगे देखिए, अगरचंद नाहटा संपादित बिसलदेव रासो के पद संख्या 35 में राजा बिसलदेव राजमती से कहता है कि हे गोरी, तुमने मेरी विसराहना निंदा की, मुझे और तुझे 12 वर्ष की एक दूसरे से अलग रहने की कहानी शपथ है। पहले होता यूं था कि राजा लोग जो हैं वो अपनी पुत्री, स्त्री या जो भी आश्रय में रहने वाले या जो भी दरबारी हैं उनसे पूछते थे कि हमारे जैसा कौन है, हमारे जैसा राज्य है, हमारे जैसा शक्तिशाली, हमारे जैसा धन संपन्न युक्त राज्य कोई है? तो अनुकूल उत्तर न मिलने पर राजा क्या करता था? अगर कोई प्रतिकूल उत्तर दे देता था तो राजा उसे देश निकाला दे देता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ? बिसलदेव ने यही प्रश्न पूछा राजमती से कि हमसे बड़ा कौन? तो राजमती ने कह दिया कि क्या बड़ा है तुम्हारे यहाँ, मेरे तो मायके वाले बहुत बड़े हैं। तो वो परंपरा होती थी कि पहले तो जो प्रतिकूल उत्तर देता था उसे निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पर जो है राजमती की बातों से निंदा समझ ली, कह दिया कि विसराहना कर दी मेरी, और बिसलदेव स्वयं रूठकर चले जाते हैं उड़ीसा, राजमती से रूठकर। या राजमती को देश निकाला नहीं दिया है। थोड़ी सी प्रतिकूल बात होते ही, आजकल तो लोकतंत्र है, चूंकि विपरीत मत रखने का अधिकार सबको है, लेकिन वहाँ वही सुना जाता था जो राजा सुनना चाहता था, वही बोला जाता था, और जो प्रतिकूल या विपरीत उत्तर देता था, जो हाँ में हाँ नहीं करता था, उसे तुरंत जो है निकाल दिया जाता था। लेकिन यहाँ बिसलदेव स्वयं चले जाते हैं रासो के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेव का रानी राजमती से रूठकर पृष्ठ संख्या 36 शुक्ल जी का इतिहास उड़ीसा प्रस्थान में 1 वर्ष प्रवास का उल्लेख किया, और यही सर्वमान्य है, मोस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष प्रवास का है उल्लेख, तो 1 वर्ष, यह सर्वमान्य है। और अगर पूछा जाए बिसलदेव रासो में कितने वर्ष, तो 12 वर्ष। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं यह 12 वर्ष नहीं है, ये 12 माह है और 1 वर्ष होता है। तो बिसलदेव रासो में जो दिया गया है समय है शुक्ल जी के अनुसार, वो 12 वर्ष नहीं है, वो है 12 माह। और उन्होंने कहा 1 वर्ष का प्रवास जो है वो है। अब 2 खंड हमने देख लिए। पहले में तो राजमती से विवाह और रूठकर उड़ीसा 1 वर्ष का प्रवास। अब तीसरा खंड देखिए, तृतीय खंड, रानी राजमती के वियोग का वर्णन 12 मासा पद्धति में
वह बिसल देव का उड़ीसा से लौटना। यहाँ याद रखिए 12 मासा वर्णन हिंदी में सर्वप्रथम और तृतीय खंड में होता है बिसल देव रासो के। अब चतुर्थ खंड की बात कर लेते हैं। राजा भोज परमार द्वारा अपनी पुत्री, राजा भोज आते हैं, अपनी पुत्री को घर ले जाते हैं, यानी राजमती मायके चली जाती हैं। बिसल देव द्वारा उसे फिर से अजमेर लाना, कुछ ग्रंथों में चित्तौड़ लिखा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन राजमती से संबंधित। तो यह है तृतीय खंड में है वियोग वर्णन, 12 मासा का वर्णन राजमती। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यों कौन सा नंबर था, 29 नंबर, 30 नंबर प्रश्न है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिसल देव रासो का रचना काल समय है। रचना काल है, समय काट दें तो भी, या रासो का समय है, एक ही बात है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिसल देव रासो का रचना काल है। ऑप्शन 1 14वीं शताब्दी, विकल्प 2 15वीं शताब्दी, 3 16वीं शताब्दी, 4 स्पष्ट नहीं। तो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिसल देव रासो का रचना काल क्या है, आप इसका आंसर लगाइए। आरपीएससी का जो संस्कृत शिक्षा का प्रथम श्रेणी का एग्जाम था उसमें यह पूछा गया है। विकल्प 1 है 14वीं शताब्दी, 2 15वीं, 3 16वीं, 4 उत्तर स्पष्ट नहीं। तो इसका उत्तर देखते हैं। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार बिसल देव रासो का रचना काल है ऑप्शन 3 16वीं शताब्दी। देखिए बिसल देव रासो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचना काल माना है। रचना काल 1155 ईस्वी 1212 विक्रमी संवत, यह है सर्वमान्य और यह है शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1272 मझारी ये दिया गया है उसमें बिसल देव रासो में, और उसी के अनुसार शुक्ल जी ने समय माना 1212 विक्रमी। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ है शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। 1272 का अर्थ लगाया शुक्ल जी ने, 1212 विक्रमी संवत ये दिया गया है उसमें बिसल देव रासो में। तो इसी के आधार पर 1212 विक्रमी संवत समय माना शुक्ल जी ने, और ये सर्वमान्य भी है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया इसका रचना काल 16वीं शताब्दी मानते हैं, और वे नरपति नामक किसी गुजराती कवि को इसका रचयिता भी मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचना काल 14वीं शताब्दी मानते हैं। ये 14वीं शताब्दी जो है वो माता प्रसाद गुप्त मानते हैं, ये मोतीलाल मेनारिया मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका रचना काल 1058 विक्रमी संवत यानी कि 1001 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1545 ईस्वी से 1560 ईस्वी के मध्य इसका रचना काल मानते हैं। राय बहादुर पंडित गौरी शंकर हीरा नंद ओझा इसे हमीर के समय की रचना मानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, ये है 31 नंबर हमारा प्रश्न। 12 मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है। तो बिल्कुल आपको पता है, विकल्प ए पृथ्वीराज रासो, 2 बिसल देव रासो, 3 प्राकृत पेंगलम, 4 जयमंक दस्तंद्रिका। सबसे पहले तो पहले पृथ्वीराज रासो से बिसल देव रासो आएगा, और बिसल देव रासो में सबसे पहले 12 मासा शैली वर्णन मिलता है। अपभ्रंश में नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी में जो है 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। बिसल देव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है, जिसमें प्रेषित पति का, जिसका नायक जो पति है वो विदेश में गया हो, प्रेषित पति का नायिका राजमती का विरह वर्णन, राजमती का विरह वर्णन 12 मासा पद्धति कार्तिक मास से आरंभ हुआ है। यह इसलिए क्योंकि आगे आपसे पूछा जा सकता है कि बिसल देव रासो में किस महीने से जो है, किस मास से 12 मासा वर्णन आरंभ हुआ है। और तृतीय खंड में है, बिसल देव रासो 4 खंडों में है, तृतीय खंड में 12 मासा वर्णन है, ये भी आपको नहीं याद रखना है। वैसे आमतौर पर 12 मासा का आरंभ आषाढ़ मास से होता है, लेकिन बिसल देव रासो में कार्तिक मास से आरंभ हुआ है।
बिसल देवरासों में 12 मासा का आरंभ अधिकांश विद्वानों ने कार्तिक मास से माना है, जबकि मोहन अवस्थी ने आश्विन मास से। राजमती की वीरा वेदना कुवार के बाद कार्तिक से शुरू होना स्वाभाविक है। संदेश राशक में जहाँ षड ऋतु वर्णन जहाँ ग्रीष्म ऋतु से शुरू होता है, वहाँ बिसल देवरासों में कार्तिक मास से। तो कार्तिक मास से सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हिंदी में बिसल देवरासों में, और वो भी कार्तिक मास से। बिसल देवरासों के तृतीय खंड में 4 खंडों में यह है, और कार्तिक मास से आरंभ। वैसे 12 मासा जो है आषाढ़ मास से आरंभ माना जाता है। बिसल देवरास के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? 32वां हमारा क्वेश्चन देखिए, किसने संपादन किया? आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा। ऑप्शन 2 दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। कौन संपादन करता? इनमें से दो विद्वानों के नाम दिए हैं प्रत्येक विकल्प में। कौन से ऐसे 2 विद्वान हैं जिन्होंने संपादन किया है बिसल देवरासों का? तो इसका उत्तर देखिए, आप इसका उत्तर लगाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, बिसल देवरासों के संपादन करता जो हैं ऑप्शन 3 माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। देखिए आगे देख लेते हैं। बिसल देवरासों का संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी 128 छंदों की एक प्रति का संपादन किया। यही इसका मूल रूप माना जाता है। प्रयाग से संपादन किया और 128 छंदों की प्रति का संपादन किया। यही इसका मूल रूप माना जाता है बिसल देवरासों का, ऐसा माना जाता है। अगरचंद नाहटा ने भी बिसल देवरासों का संपादन किया है। एक अलग जो है संपादन करता अगरचंद नाहटा भी हैं। और इस ग्रंथ के पहले संपादक जो है सत्य जीवन वर्मा थे। संवत 2008 काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया। तो 3 संपादकों ने संपादन कार्य किया है, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा और सत्य जीवन वर्मा। तीनों ने अलग अलग किया है, मिलकर नहीं किया है। तीनों ने अलग अलग बिसल देवरासों का संपादन जो है वो किया है। तो आज की क्लास यहीं पर हम करते हैं समाप्त, और कल क्लास नहीं होगी। परसों जो है वो एक दिन छोड़कर एक दिन हमारी क्लास होती है, और शाम को 6 बजे हमारी क्लास का समय, शाम 6 बजे। तो अगर आपको ये वीडियो क्लासेस पसंद आई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और जो विनम्र निवेदन, अंतिम विनती है वो यह कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, तो और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। तो इसी के साथ ये क्लास आज की यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।